जो ईरान की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो ये शो कर रही है कि ईरान अब अमेरिका की बातें मानने पर राजी हो गया? ईरान में जो IRGC उसके साबिक कमांडर सरदार मोहसिन रजाई की आज तकर्रुरी फाइनली कर दी गई है सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के तौर पर। इनकी तकर्रुरी का मतलब ये है कि ईरान कहीं भी नरम नहीं पड़ रहा है। अगर हुर्मज खोलने के बदले ईरान अमेरिका से रियायतें मांग रहा है तो फिर असल दबाव किसके पास है? हाँ, तो ईरान के पास हुआ ना, क्योंकि पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हुई हैं। तो अब सूरत हाल ये बदल गई है कि ईरान भी इस पोजीशन में आ गया कि उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए आपने हुर्मुज पे कंट्रोल किया हुआ है। जगलान साहब, ये जो बहरान है ये मशरक़ में एक नई सफबंदी का आगाज कर सकता है, यानी ईरान एक तरफ और अमेरिका के इत्तेहादी एक तरफ। एक है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ईरान और उसके इत्तेहादियों का है, और एक है एक्सेस ऑफ इंपीरियलिज्म जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंपीरियलिज्म को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हो रही है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा। ईरान अमेरिका जंग पे आज भी बात करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में एक अहम बात ये सामने आई। बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ईरान अब शायद जंग से वापसी का रास्ता तलाश कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पे जो ईरान की निस्बतन लचक है और जो सफारती रास्ते की बात है, जो अमरीकी दबाव है, उस पर ईरान ऐसा लग रहा है कि शायद एग्जॉस्ट हो गया है और अब अमेरिका को ये कह रहा है कि लेट्स हैव सम डील और बात खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई किस हद तक है और क्या ये एक आर्जी कदम है, सफारती कदम है, या फिर कुछ और होने जा रहा है? कोई एक नया वक्फा हम देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सकलैन इमाम साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। सर, ये बताइएगा कि ईरान के हवाले से जो अभी बात चल रही है, जो ईरान की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो ये शो कर रही है कि ईरान अब अमेरिका की बातें मानने पर राजी हो गया? अगर आप आज की जो बड़ी खबरें जो ईरान से आ रही है वो दो हैं। एक ये कि उनके प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है उनके सुप्रीम लीडर यानी सैयद मुज्तबा खामेनेई के साथ। 7 घंटे की मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने तफसीली बातचीत की है, और इस मुलाकात के बाद जो वहाँ के खदोखाल है, अभी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई और क्या गुफ्तगू हुई है ये भी नहीं मालूम। लेकिन एक जो उसके साथ जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान में जो IRGC यानी उनकी जो सिपाही पासदारान इनकलाबी ईरान जो है, इस्लामी इनकलाबी ईरान जो है, उसके साबिक कमांडर और जो इस वक्त एक अहम मुशावरत का किरदार अदा कर रहे हैं सुप्रीम कमांडर के, ये सुप्रीम लीडर के लिए, उनका नाम है मोहसिन रजाई, सरदार मोहसिन रजाई। तो सरदार मोहसिन रजाई की आज तकर्रुरी फाइनली कर दी गई है सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के तौर पर। वहाँ के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो उनके तमाम फौजी फैसले या दिफाई या सिक्योरिटी के जो फैसले करती जो बॉडी, जो बहुत ताकतवर बॉडी है, जिसके तहत तमाम उनकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिसमें बसीज, मलेशिया, रजाकार से लेकर IRGC और फौज सारी की सारी उसके तहत आ जाती है। तो उस कमेटी का रुकन जो है उनको नामजद कर दिया गया बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम लीडर। तो मोहसिन रजाई के बारे में ये वहाँ पे सबको मालूम है कि ये इनकलाबी जो सोच रखने वाले लोग हैं, जिनको हम कहते हैं वहाँ पे, जिनको आमतौर पे वेस्टर्न मीडिया हार्ड लाइनर कहते हैं, और मैं उसको इनकलाबी कहता हूँ क्योंकि वहाँ पे ईरान में जो इस्तिलाहें हैं वो बड़ी कंफ्यूज सी हैं। बाज़ IRGC के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो रिफॉर्मिस्ट हैं, और बाज़ सिविलियन पॉलिटिशियंस में भी ऐसे सियासतदान हैं जो कि इनकलाबी हैं। तो ये इस तरह की तकसीम नहीं कि सिर्फ IRGC वाले सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं और सिविलियंस नहीं रखते। सिविलियंस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। खुद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जो अक्सरियत है वो ऐसे लोगों के जो बहुत सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़। तो खैर, ये मैं सिर्फ एक वजाहत के लिए कह रहा हूँ। तो इनमें जो इस किस्म की जो बाइनरी है, यानी क्या ये सख्तगीर है या नरम है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न मीडिया जिसको सख्तगीर या फंडामेंटलिस्ट या बड़े इनकलाबी किस्म के जो लोग हैं, ये सरदार मोहम्मद रजाई जो है, मोहसिन रजाई जो है, ये उससे धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी तकर्रुरी का मतलब ये है कि ईरान कहीं भी नरम नहीं पड़ रहा है, बल्कि अगर नरम पड़ने का कहीं तासुर भी दिख गया है तो आज इनकी तकर्रुरी से वो तासुर दूर हो जाना चाहिए। ये ज़रूर है कि ईरान के सदर की वजह से या उनके वज़ीर ख़ारजा की वजह से एक नरम रवैये का तासुर दुनिया में बनता रहा है अब तक। उसकी वजह यह है कि शायद ये लोग उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं ईरान के,
जो जंग को अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन जंग तो ईरान ने नहीं शुरू की ना, जंग तो अमेरिका ने शुरू की थी। बिल्कुल। तो लिहाजा अब तमाम वो लोग जो जंग को अवॉइड करना चाह रहे थे, अब वो भी जंग के साथ ही हैं, यानी वो जंग लड़ने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है हर जंग का, जैसे कि मैंने ये भी कई मरतबा अर्ज़ किया कि हर जंग के दौरान भी एक मुज़ाकरात का या पार्लीज का एक सिलसिला चल रहा होता है। बैकडोर लेकिन चैनल ईरान ने डिप्लोमेसी चलती रहती है, बिल्कुल। लेकिन ईरान ने अभी तक कहीं भी नरम रवैया इख्तियार नहीं किया है। और जिस तरह के मैंने बताया ठीक कि है। सरदार मोहसिन रज़ाई की तकर्री जो है सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के तौर पर उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, ये बहुत बड़ा इशारा है कि ईरान बड़ी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है या कर चुका हुआ है, और उसका ऐलान भी कर दिया उन्होंने, ताकि दुनिया की इस गलत फहमी में ना रहे कि डिप्लोमेट सारे फैसले लेंगे, क्योंकि डिप्लोमेट्स का भी हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो गैर फौजी, क्योंकि डिप्लोमेसी इज अनदर वे ऑफ फाइटिंग वॉर। ये वॉर की दूसरी शक्ल होती है डिप्लोमेसी। हम समझते कि या जंग या डिप्लोमेसी, जबकि मैं अर्ज करता रहा हूँ कि दोनों चीज़ें इकट्ठा चलती हैं, जंग और डिप्लोमेसी चलती है। तो इस लिहाज से ये तासुर पैदा करना या ये किसी का कहना है, मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ पे सुना है या पढ़ा है या देखा है कि ईरान नरम पड़ गया है। ईरान ने बड़ी वाज़ेह शराइत रखी है, जब तक कि अमेरिका तमाम कंसेशंस नहीं देता है ईरान को, ईरान आबने हुर्मुज़ नहीं खोलेगा। और अभी भी आबने हुर्मुज़ नहीं खुली हुई है। ईरान का ताज़ा तरीन ऐलान अभी भी आया कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक ये अमेरिका तमाम मुतालबात ईरान के मान नहीं लेता है, और आबने हुर्मुज़ जो है वो सिर्फ ईरान ही के कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, यानी साउथ की तरफ से नहीं चलेगी जो कि ओमान का हिस्सा बनता है, बल्कि नॉर्थ की तरफ से चलेगी जो कि ईरान का हिस्सा बनता है। और उसके अलावा जो कुछ भी अमेरिका ने जो वॉर रेपरेशंस, ये आप ही की बात का मेरा सवाल है कि अगर हुर्मुज़ खोलने के बदले ईरान अमेरिका से रियायतें मांग रहा है, तो फिर असल दबाव किसके पास है? हाँ, तो ईरान के पास हुआ ना, क्योंकि पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हुई हैं, ईरान के पैसे उसने दबाए हुए हैं, उसके फंड्स फ्रीज अमेरिका ने किए हुए हैं। अब तक जितनी भी सैंक्शंस थी ईरान पर वो अमेरिका ने लगाई हुई थी। तो अब सूरत हाल ये बदल गई है कि ईरान भी इस पोजीशन में आ गया कि उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल किया हुआ है। यानी आपने हुर्मुज़ पे से जब तक कि खुली छूट नहीं होगी ट्रैफिक शिपिंग शिप्स की, बहरी जहाज़ों की, कार्गो शिप्स की, ऑयल टैंकर की, जब बिल्कुल खुली आराम से उनकी आमद और रफ्त नहीं होगी, उस वक्त तक अमेरिका दबाव में है। क्योंकि अगर ऑयल की शिपमेंट जो है ये बंद रहती है, यहाँ से इस गुजरगाह से बंद रहती है, तो दुनिया में इस वक्त समझिए कि तकरीबन उस तरह तो आपने हुर्मुज़ से कोई 20 से 25% गैस और तेल गुजरती है, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि शायद 4 या 5% अभी भी गुजर रही होगी, क्योंकि उसमें से कुछ ईरान भी निकलने दे रहा है, कुछ चाइना को जा रही है, और कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब हस्बे वादा या हस्बे मामूल दावा भी कर देते कि वो तो खुली हुई है। तो अगर वो खुली हुई है तो फिर जो शिप्स बगैर ईरान की मर्जी से गुजरने की कोशिश करते हैं, उन पर बम क्यों पड़ाता है, उन पर धमाका क्यों होता है? अभी भी, यानी गुज़िश्ता रात भी और शायद आज सुबह भी कोई एक वाक़या हुआ है कि ऐसा शिप जो ईरान की इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश कर रहा था, अपनी वो आइडेंटिटी बंद करके, जिसको कहते हैं ना सेटनेव टाइप की, तो वो उस पर बम गिरा के, ड्रोन गिरा है। तो इसका मतलब कि ईरान ने इजाज़त नहीं दी है। और असल तो हालात तब मामूल पर आएंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे एक मामूल की ट्रैफिक शुरू हो जाएगी, जो कि 28 फरवरी 2026 से पहले थी, जिस वक्त या जिस ज़माने में रोज़ाना 130 से लेकर 140 जहाज़, जिसमें कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर और दूसरे जहाज़ गुजरा करते थे। इस वक्त तो बमुश्किल वहाँ पे 10, 12, ज़्यादा 15 शिप्स गुजर रहे हैं। तो इसलिए कंट्रोल ईरान के लिए इस वक्त अहम ज्यादा क्या है? अस्करी मज़ाहमत ज्यादा अहम है या मौशी दबाव को कम करना? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग होके नहीं देखी जा सकती। ईरान जब अपने लिए कंसेशंस मांग रहा है, तो वो दरअसल मुस्तकबिल की बातें कर रहा है कि हम पर से सारी पाबंदियां हटाई जाए। अमेरिका वो पाबंदियां रख के, जो उससे पहले से रखी थी, वो ईरान पर दबाव डाल रहा था कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दे और इसराइल को अपना दोस्त बना ले। ईरान ने इनकार किया। जब इनकार किया तो अमेरिका ने हमला कर दिया, जंग कर दी। क्योंकि जंग होने से पहले अमेरिका ये दबाव डाल रहा था कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करो या उसको बहुत ज़्यादा निचली लेवल पे ले आओ, यानी तकरीबन 0% यूरेनियम एनरिचमेंट कर लो।
तो ईरान ने 0% यूरेनियम एनरिच करने के तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी हमला किया गया 28 फरवरी को। तो मिसाल के तौर पे जो ओमान के जो वजीर खारजा हैं बद्र अब्दुल सईदी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने वो कंसेशंस दे दी थी जो उससे JCPOA से भी ज्यादा थी। यानी ईरान अमेरिका की हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार था 28 फरवरी से पहले तक, क्योंकि उस वक्त तक ईरान जंग को अवॉइड करना चाह रहा था। अब जंग हो चुकी हुई है, लिहाजा जब जंग हो जाती है तो अब जंग से पहले वाली धमकियां काम नहीं करती हैं। अब तो जंग है, तो लिहाजा अब इस जंग की हालत में जो हमें एक थोड़ी सी सीज फायर सी नजर आ रही है, ये ऐसी है कि किसी भी वक्त ईरान जो हमला कर सकता है। और अगर आपको याद हो, जब शुरू में ईरान ने अपने बहरी जहाज या ऑयल टैंकर्स जो गुजर रहे थे उसकी मर्जी या इजाजत के बगैर, उन पर वो बम मारता था या मिसाइल मारता था, तो हर मिसाइल के जवाब में अमेरिका आकर बमबारी करता था ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान अभी भी किसी भी ऐसे शिप को जो उसकी इजाजत के बगैर जंग तो जारी है, बम मारता है। लेकिन जो भी हो रहा है, इसमें मुझे आप ये बताएं कि ओमान की तरफ से जो सफारतकारी की कोशिश है, वो आपको क्या लगता है कि सिर्फ राब्ताकारी है अभी, या बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और उसकी बुनियाद बनाई जा रही है? देखिए, अभी कोई ऐसा सबूत या किसी ने ऐलान नहीं किया कि ओमान जो है, यानी मस्कत जिसका कैपिटल है, ये किसी किस्म की सफारतकारी अमेरिका और ईरान के दरमियान कर रहा है। अभी तक हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली है। ये जरूर है कि ओमान और ईरान के दरमियान एक सफारतकारी जारी है, और वो सफारतकारी इस मौजू पर है या इस नुक्ते पर है कि आपने हुर्मुज से जो ट्रैफिक गुजरेगी उसको ईरान किस तरह मैनेज करेगा। उसको ओमान मैनेज नहीं करेगा, लेकिन ईरान जिस तरह भी मैनेज करेगा उसमें से जो इनकम होगी, सर्विसेज जो ली जाएंगी, उस इनकम का कुछ हिस्सा ओमान को मिलेगा। तो ओमान को तो मुफ्त के पैसे मिल रहेंगे, इसलिए ओमान भी चाहता है कि ये डील हो जाए। लेकिन ओमान की कमजोरी ये है, जो कि ईरान की कमजोरी नहीं है। ओमान की कमजोरी ये है कि वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता, ना अमेरिका के सामने खड़ा होना चाहता है। तो ओमान बड़े मजे से देख रहा है कि तेल देखो और तेल की धार देखो, कि अगर ईरान प्रिवेल करता है तो ईरान के साथ मिल जाएगा, और अगर अमेरिका प्रिवेल करता है तो अमेरिका के साथ मिल जाएगा। तो ओमान इस हालत में बैठ के ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। यानी वो ईरान से मुज़ाकरात करके जो मैनेजमेंट है वो ईरान की तस्लीम की जाएगी, लेकिन अमेरिका इस मामले में रुकावट है, और अमेरिका ही ओमान पर दबाव डाल रहा है कि ये ना मानो वो ना मानो। तो ओमान जाहिर है कमज़ोर मुल्क है, तो वो यही देख रहा है कि कहाँ पर कोई बात तह आ जाए। तो ओमान अपनी इजाज़त लेने के लिए ज़रूर अमेरिका से बातचीत कर रहा होगा, यकीनन कर रहा होगा, लेकिन ओमान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारतकारी या पैगाम रसानी का काम फिलहाल नहीं कर रहा है। फिलहाल हो सकता है बाद में करे, पहले तो करता रहा है। तो सकलैन साहब, आप चूंकि तमाम पैटर्न्स को बड़ा रीड करके और डीकोड भी करते रहे हैं फरवरी से लेके अब तक, तो अगर ईरान मईशत को देखते हुए, चूंकि जाहिर है आलमी तेल की कीमत भी बढ़ रही है और डर है कि बेकाबू ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत अरसा भी हो चुका है, अगर ईरान हुर्मज़ खोलता है और अमेरिका मतलूबा रियायतें नहीं देता, तो फिर आप क्या फोर्सी करते हैं कि तेहरान का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, कोई इम्कान ही नहीं है कि जब तक अमेरिका की सैंक्शंस मौजूद हैं और वो ईरान के एसेट्स को डी फ्रीज नहीं करता है, जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करता है, ये आपने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अगर उससे पहले आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर देता है ईरान, तो इसका मतलब फिर ईरान झुक गया है। तो अभी तक ईरान ने कहीं भी आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान नहीं किया है, जब तक कि अमेरिका ही कंसेशन नहीं दे देता। लेकिन अमेरिका ने अलबत्ता ज़रूर एक ऐसा पैगाम दिया है, जो कि आप ये देख लें, जो उनके जो खास किस्म के जो सहाफ़ी जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, जो इसराइल की लॉबी के भी सहाफ़ी हैं और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी नोट करते हैं, उनमें एक है वहाँ पे ऑनलाइन न्यूज़पेपर, एक है एक्सियोस। तो उसके एक स्टार रिपोर्टर हैं जो इसराइली ओरिजिन के हैं, यानी उनकी शहरियत आज भी इसराइली है। उनका नाम है बारेक रवीद। तो बारेक रवीद ने ये खबर दी है कल शाम को कि डोनाल्ड ट्रंप ने उससे ये कहा है कि मैं अब ईरान के मामले में कीइंग डाउन कर रहा हूँ, यानी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठ के इंतजार करूँगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सियोस से कहा, और एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि अब वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा ईरान के खिलाफ, बल्कि अब जो उनका नुकसान हो चुका है जंग के ज़माने में, उस नुकसान का अब वो खमियाजा जब भुगतेंगे तो उनको
आटे दाल भाव का रेट पता चल जाएगा। यानी उनको ये पता चल जाएगा कि अब जंग के बाद उनको कैसे गुजारा करना है। यानी उनकी स्ट्रेटजी अब ये बनती नजर आ रही, जो कि एक्सियोस ने लिखी है। हमें नहीं मालूम ये सही बात है नहीं, लेकिन एक्सियोस ने जो लिखी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कोशिश करेंगे कि क्योंकि जंग होती रही और हमले होते रहे, लिहाजा ईरान के अंदर लोगों में इत्तेहाद है, वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहद है और बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं कि हम जंग रोक लेते हैं और हमला नहीं करेंगे, और इसकी जगह अब ईरान के अंदर जो एक जो तजाद है, जब लोगों को इकोनॉमिक पेन महसूस होगा तो वो फिर सड़कों में निकलेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे और हुकूमत से मुतालबात करेंगे। तो एक किस्म का डोनाल्ड ट्रंप अब ये खेल खेलना चाह रहे हैं कि ईरान पर मिलिट्री प्रेशर कम करके उसके अंदर के जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी गुर्बत या महंगाई या इस किस्म की चीज़ें, उसका वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके ईरान की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए। तो ये भी एक गलत फहमी पर मबनी सारी की सारी स्ट्रेटजी। उसकी वजह ये है कि जो ईरान के लोग हैं उनको सब मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इसराइल क्या कर रहे हैं। साथ साथ इसराइल भी धमकियां देते रहता है कि हम हमला करने वाले हैं, फिर वो इधर उधर से भी हमले हो जाते हैं। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप जो कई बार उन्होंने अपनी नेवी को कहा है कि यहाँ से शिप गुजारने के लिए हमला किया जाए, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है वहाँ पे। तो अब ये अमेरिका अपने ख्याल में अपने ही एक यूँ कह लीजिए कि इस जंग से निकलने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ रहा है कि अब हम नहीं लड़ेंगे। आप लड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास इंटरसेप्टर्स कम हो चुके हुए, आपके पास एमुनिशन कम हो चुका है। और ये बात अमेरिकी फ़ौज के सरबराह डैन केन और फिर जो मुख्तलिफ इसराइली अखबार ने रिपोर्ट किया है वो ये कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं ब्रैड कूपर, उन्होंने भी ये इसराइल को आगाह किया कि हम अब यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लिहाजा अगर आपने हमला किया ईरान पर तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये साफ नज़र आ रहा है कि ईरान अपनी जगह पर बहुत मजबूत खड़ा है और वो तैयार नहीं है किसी ऐसे कंप्रोमाइज़ के लिए। ऑफ कोर्स अंदर कुछ ना कुछ पैगाम रसानी हो रही होगी, और पैगाम रसानी सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं होती है, दुश्मनों के दरमियान भी। जैसे मैंने बताया, पार्लीज में दो मुतहरिब गिरोह जो होते हैं वो एक दूसरे से रब्ता रखते हैं, भी ठीक है अब हम रेस्ट कर लें या लाशें उठा ले आके, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि हम देखें कि ये सुलह हो गई है। तो अभी सुलह के इम्कानात हमें नज़र नहीं आ रहे जब तक कि अमेरिका ईरान के बुनियादी मुतालिबात, और ईरान के बुनियादी मुतालिबात में है आपने हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल तस्लीम किया जाए, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत आखिर में होगी, फिर ये कि जो उसके मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कोई बात नहीं होगी, और फिर जो उसके इत्तेहादी ख़ासतौर पे लबनान के हिज़्बुल्लाह, वहाँ भी वैसी ही एक जंगबंदी होनी चाहिए जैसे कि इस इलाके में है, यानी पूरे रीजन में जंगबंदी होनी चाहिए। और साथ ये कि ईरान को वॉर रेपरेशंस दी जाए, यानी जंग के नुकसानात का तावान जो है अमेरिका अदा करे। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है तय होना। तो ईरान, जाहिर है ईरान इस चीज़ के लिए अब तैयार हमें नज़र आ रहा है कि वो अपनी इकोनॉमिक पेन बर्दाश्त करेगा, और दुनिया के सारे जो माहिरीन हैं जो जंग को और इंड्योरेंस को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरान की इंड्योरेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईरान तो सैंक्शन में 40 सालों से चला आ रहा है। अमेरिका को ये पहली मरतबा ये टेस्ट ये चखना पड़ रहा है कि कोई मुल्क, आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे इस तरह के कभी हमले नहीं हुए जिस तरह के इस जंग के दौरान ईरान ने किए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। आप ये देखिए छोटी मोटे उस पर हमले हुए हैं, दहशत गर्दी के हुए हैं। मतलब उनका एक शिप था जो अफ्रीका में, जिसके ऊपर मिसाइल मारा गया था अल कायदा की तरफ से, या उन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2003 में जो 11 का वाक़या होता है, इस तरह के हमले हुए हैं। उन पर कई दहशत गर्दी के हमले कभी अफगानिस्तान में हुए हैं, कभी इराक में हुए हैं, लेकिन उनके मिलिट्री बेसिस पर बराह रास्त एक मुल्क ने इस तरह बमबारी करके उनको मलियामेट नहीं किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है इस वक्त। अच्छा सिकला साहब, ये बताइएगा कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक इस वक्त आपको ईरान के खिलाफ और अमेरिका के साथ नजर आ रहे हैं, या फिर अब इस पॉइंट ऑफ स्टेज पर वो ये समझ रहे हैं कि जंग चूंकि फैले ना तो तवाजुन बरकरार रख सकें? देखिए, ये कोई स्ट्रेटजी किसी की भी समझ में नहीं आ रही। मुख्तलिफ लोग अपने अपने जाविये से तज्जिया कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं वो बहुत वाह कर रहे हैं कि कमाल ही हो गया जी, दुनिया में तो पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हो गया।
और जो लोग इस बिल्कुल। स्ट्रेटजी पर तनकीद कर रहे हैं वो इसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात कुछ पेशरफ्त ऐसी होती हैं जिनका वाज़े हुँ, हदफ कोई भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो हुँ, एक फोटो ऑप अच्छी बनती है जिससे अच्छे मैसेजेस जाते हैं, या कोई कह रहा होता है कि ये कर लो, आगे हम संभालेंगे या कुछ करेंगे, तो ये इसी किस्म का ये मुआहिदा है। अभी तक किसी ने, यानी खुद पाकिस्तान जो है वो ये ईरान को ही कह रहा है। मिसाल पे आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुँ, अब्बास अराग़ची से फ़ोन पे बात की है और उसको बताया कि ये मुआहिदा जो है हम इसमें आपको भी शामिल कर सकते हैं। यानी उन्होंने ओपन ये किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ हम नहीं बना रहे हैं। और ये ठीक एक है। मस्बत खबर भी हो सकती है, लेकिन ये कि क्या तह क्या पाएगा अगर ईरान के ख़िलाफ़ नहीं और ईरान को इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि उसका मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये फिर अमेरिका की मर्जी का नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि ईरान इसमें शामिल हो। लेकिन अभी ईरान ने भी कोई वाज़ेह नहीं किया कि वो इसमें शामिल होगा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया में यानी जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ममालिक है वो उसमें देख रहे हैं कि कोशिशें किस नीयत से और किस मकसद के लिए हो रही हैं, वो भी वाज़ेह नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। सऊदी अरब को ज़रूरत है इस वक्त तुर्की और पाकिस्तानी फ़ौज की, ताकि वो हौथियों से यानी यमन की तरफ कोई जंग में कोई हिस्सा ले सके। क्योंकि वहाँ पे अगर ये जंग हुँ, बढ़ती है हौथियों के साथ, तो ये अंसार या यमन के हौथी जो है ये इतने ताकतवर अब नज़र आ रहे हैं कि ये उन पर मिसाइल भी मार सकते हैं। और उन्होंने देखिए दो बड़े उनके आरामको के जो रिफाइनरीज हैं और पाइपलाइंस हैं उनको तबाह किया है। फिर कल ही एक ऐसा वाक़या हुआ है जिससे और भी ज़्यादा उनकी हैबत बिठा दी है अंसार की, हुई है कि एक पोर्ट है जो कि सऊदी बैक्ड, जो यमन में हुकूमत जो है, यानी यमन में दो इस वक्त हुँ, हुकूमतें हैं, हुँ, एक है अंसार यानी हौथियों की है जो कि सना में, जो कि जिस पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अदन का इलाका कहलाता है। तो अदन का इलाका है जो साउथ यमन पहले कहलाता था। तो यहाँ पर सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है। तो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट जो है इसकी एक पोर्ट है जिसका नाम है मौका। तो आपने एक कॉफ़ी का नाम भी सुना होगा, मौका कॉफ़ी होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, लाहौर में है, बिल्कुल, ठीक है। लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मौका है। असल में जो है ये कॉफ़ी इसी पोर्ट की वजह से इसका नाम है, क्योंकि दुनिया में कॉफ़ी अच्छा। का तारुफ जो था इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता था, यानी इसी हुँ, बंदरगाह हुँ, से उसको दुनिया भर में बरामद किया जाता था, इसलिए वो मौका कॉफ़ी कहलाती है। तो मौका कॉफ़ी जो है वो यहाँ से निकलने की वजह से मौका कॉफ़ी कहलाती है। तो अब इस मौका कॉफ़ी की यानी इस पोर्ट की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि इसके सामने ही जो हौथी कंट्रोल इलाका वो है। तो यहाँ पे सऊदी अरब ने कुछ मर्सनरीज जमा किए थे हौथियों पर हमला करने के लिए। तो हुँ, वहाँ पे हुँ, हौथियों ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उन तमाम मर्सनरीज को यानी काफ़ी मारा पीटा है। कोई मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है, कोई कह रहे 40, कोई कह रहे 8, कोई कह रहे 20 हुँ, जो मर्सनरीज उनको मार दिया, बाकी तितर बितर हो गए और कुछ को कैद भी कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे उनको कामयाबी नहीं मिल रही सऊदी अरब को, जो कि हौथियों के जनूब की तरफ का इलाका बनता है। शुमाल की तरफ तो सऊदी अरब खुद है ना। तो अब इस लिहाज से देखा जाए यहाँ बिल्कुल। पे सऊदी अरब को मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान क्या हौथियों से जाके लड़ना पसंद करेंगे? अगर इन दोनों ममालिक में मिलिट्री सेंस है, और मेरा ख्याल है, तो ये लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस जगह हुँ, पर इससे पहले दो बड़ी जंगें जो हो चुकी हैं यमन के ख़िलाफ़, एक सऊदी अरब ने खुद लड़ी है जिसमें बहुत मार खाई उन्होंने। इन पूरे 8 गुज़िश्ता 10-12 2014 से लेकर 2022 तक उन्होंने ये जंग लड़ी है हुँ, हौथियों के खिलाफ, और बिल आखिर उन्हें कुछ नहीं मिला बल्कि नुकसान हुआ। वो अलग बात है, हौथियों का भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस ने उन पर बमबारी की। फिर भी कोई भी मुल्क जो हौथियों को कंट्रोल नहीं कर सका है। तो अब अगर पाकिस्तान और तुर्की हुँ, हौथियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे तो इनको बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि दो बड़ी जंगें लड़ी गई माजी में, एक सऊदी अरब ने लड़ी जिससे सऊदी अरब का नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, यानी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल सके उनको। और उससे पहले 1960 की दहाई में मिस्र की फ़ौज जाके लड़ी थी इन्हीं हौसियों के खिलाफ, जो उस ये हौसी नहीं कहलाते थे, उस ये जैदीज़ कहलाते थे, क्योंकि उस इनकी तंजीम अच्छा। का नाम ये नहीं था। ये हौसियों का नाम जो है ये इस 21वीं सदी के ज़माने की पैदावार है ये नाम, लेकिन ये लोग वही हैं जो पहले भी लड़े थे। तो जब ये पहले लड़े थे तो उन्होंने को 20,000 हुँ, के करीब
इजिप्शियन बॉडी बैग्स भेजे थे वापस, जिसके नतीजे में इजिप्ट की जो आर्मी थी वो तबाह हो गई थी तकरीबन, और वो बाद में इसराइल से भी नहीं लड़ सकी थी। 1967 की जंग में इजिप्ट को बहुत नुकसान हुआ था इसी जंग के लड़ने की वजह से। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान या तुर्की में किसी को भी अगर मिलिट्री सेंस है तो वो यमन में जाके जंग लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बहरहाल हर चीज़ का हल आखिर में सियासी ही होगा, बशर्ते के जो जा रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। वो तैयार हो मुज़ाकरात के लिए। तो ग्लेन साहब ये जो बहरान है ये मशरक़ में एक नई सफ़बंदी का आगाज़ कर सकता है, यानी ईरान एक तरफ और अमेरिका के इत्तेहादी एक तरफ? ये तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इस वक्त सारी तकसीम जो तो है फिर जिसको पाकिस्तान हमारा किस तरफ मीडिया या जाएगा? बाज़ लोग नहीं, ये बिल्कुल इसी तरफ है कि सारी, यानी इसमें एक अलबत्ता देखिए इस वक्त ये तकसीम ये है, एक है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ईरान और उसके इत्तेहादियों का है, और एक है एक्सेस ऑफ इम्पीरियलिज्म जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का है। यानी अमेरिका है, उसके साथ इसराइल है, उसके साथ अरब ममालिक है जिन्होंने अपने मुल्कों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस बनाए हुए, एयर बेसिस बनाए हुए हैं, ये सारे ममालिक हैं। इसमें तुर्की भी आता है क्योंकि वहाँ पे नेटो के अड्डे हैं। अलबत्ता तुर्की एक्टिवली इस जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। तुर्की में जो नेटो के अड्डे हैं वहाँ से ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में जो तकसीम है उस लिहाज से तुर्की जो है वो अमेरिका ही के एक्सेस में आता है। पाकिस्तान भी अमेरिका ही के एक्सेस में आता है, लेकिन पाकिस्तान अरब ममालिक की तरह ईरान के खिलाफ अपने बेसिस जो है अमेरिका को नहीं दे रहा है और ना यहाँ से हमले हो रहे हैं। लेकिन जो दुनिया में तकसीम हुई है उस लिहाज से पाकिस्तान जो है ये भी अमेरिका के ही उस तकसीम में अमेरिका का इत्तेहादी है, क्योंकि नॉन नेटो एलाई है ये पाकिस्तान अमेरिका का। तो अब जो तकसीम जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस एक्सेस ऑफ इम्पीरियलिज्म। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इम्पीरियलिज्म को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हो रही है यहाँ पे। तो एक्सेस ऑफ इम्पीरियलिज्म जो ख़त्म हो रहा है तो उसके जो इत्तेहादी हैं उनको अब अपना एक नया एंगल या नई अलाइनमेंट करनी है कि आया वो अमेरिका के लिए ही अब लड़ेंगे या अब अमेरिका से निजात हासिल करके अपने लिए सोचें। तो ये फैसला इन मुल्कों को खुद करना है। एक लाइन वाज़ेह है कि जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनको पता है कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत करनी ही करनी है, और वो करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनको अमेरिका से कोई नफरत है, नहीं, बल्कि इसलिए करेंगे कि अमेरिका इस खित्ते में इसराइल को मुसल्लत करना चाहता है। और ये जो रेजिस्ट करने वाले, यानी गजा कह लें या फ़लस्तीनी कह लें या हिज़्बुल्लाह के कह लें या हौथ हो गए या ईरान के हो गए या इराक के शैबी जो है, ये अमेरिका के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है, बहुत जुल्म किया है। तो ये लोग अमेरिका यानी ईरान पर सैंक्शन लगाए रखे। इराक अभी तक इराक जो है वो अमेरिका के तसल्लुत में है। आप ना समझे कि इराक आज़ाद मुल्क है। इराक की, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आपको एक दो मरतबा पहले भी, कि इराक की जितनी भी तेल बरामद होता है उसकी आमदन अमेरिका के बैंक में जाती है, और अमेरिका का वो बैंक जो अमेरिका की हुकूमत की मर्जी से इराक को बजट देता महीना के महीने। तो ये कंट्रोल ही हुआ ना सारा का सारा। तो इसी तरह हौथियों पे बमबारी हुई है, हिज़्बुल्लाह पर इसराइल ने बमबारी की है। तो ये लोग तो नहीं मिल सकते अमेरिका के साथ। तो सर ये पावर डायनामिक्स की जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये अब इसमें चीन के लिए क्या ज़्यादा अहम है, ईरान की हिमायत करना या फिर खलीज से मुसलसल तेल की तरसील? देखिए, चीन एक बहुत अच्छा किस्म का प्रैग्मेटिक कंट्री है। वो अपना फ़ायदा देखता है, उसको फ़ायदा इसी में को ईरान से बनाए रखे, क्योंकि ईरान ही अब इमर्जिंग पावर है। क्योंकि ईरान ने आपने होर्मुज़ पे जो कंट्रोल दिखा दिया है, इससे ईरान सिर्फ चीन ही नहीं सारी दुनिया को पता चल गया है कि अल्टीमेटली हमें ईरान से ही निगोशिएट करना। आप जल्दी देखेंगे कि यूरोप भी ईरान के साथ ही निगोशिएशंस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से गैस निकलती है जो यूरोप जाती है, तेल यहाँ का जो निकलता है वो ईस्ट एशिया की तरफ जाते हैं, यानी इंडिया, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कोरिया, इन मुल्कों को जाता है। इसमें सऊदी अरब का भी तेल है, इसमें यूएई का भी तेल है, इसमें कुवैत का भी तेल है, इसमें इराक का भी तेल है। इराक का बहुत सारा तेल जो है वो जापान जाता है, जापान ने वहाँ पे अपने रास्ते बड़े पुराने रखे हुए हैं। तो लेकिन ये तेल निकलेगा अपने होर्मुज़ के रास्ते ही। अब जो बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं ना कि वहाँ पे वो पाइपलाइन बिछा देंगे, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल फ्यूचर के। तो फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है, हो सकता है चंद 6 महीनों बाद या 4 महीनों बाद आपने होर्मुज़ का हुलिया ही बिगड़ जाए या बदल जाए, आपने होर्मुज़ से वो फ्री वे बन जाए, वहाँ पे हर जहाज़ जो रहा वो एक टैक्स देगा या टोल देगा या सर्विस चार्जेस देगा और जा रहा होगा। क्योंकि दुनिया में ये सर्विस चार्जेस लेना कोई गुनाह कबीरा नहीं है, कोई जुर्म नहीं है।
ऑफ कोर्स। कई जगहों पे कई कंट्रीज वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आखिर सारी दुनिया इंश्योरेंस देती है कि नहीं देती है? तो अगर फर्ज कीजिए ईरान ही ये कह दे कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए आपको ये इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, तो वो देनी पड़ेगी इन्हें। कोई मुजाहिदा जिसको नहीं देनी है, बिल्कुल, जिसको नहीं देनी इंश्योरेंस, वो जहाज ना लेके जाए, ना गुजरे, वो अपने कहीं और कर ले काम। आप दुनिया तो फैली हुई ना, समंदर एक जगह पे थोड़ी महदूद है। सर, चाइना की बात करें तो रशिया की बात करना भी बड़ा जरूरी होता है। तो रशिया को आप कैसे देख रहे हैं कि वो हकीकी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दे रहा है या फिर अभी तक सिर्फ सफारती और हमायत करते हुए, मतलब वो यहीं तक लिमिट करेगा खुद को, या वाकई स्ट्रैटेजिक सपोर्ट? मेरा ख्याल है कि रशिया ने ज्यादा एक्टिव सपोर्ट दिए, लेकिन खुल के कोई नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि दुनिया में अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फाइनेंशियल किस्म का, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। दुनिया की सारी अदायगियां जो है वो रूस की हो या चीन की हो या किसी भी मुल्क की हो, वो अमेरिका के बनाए हुए मालियाती निज़ाम, फाइनेंशियल सिस्टम के तहत होती हैं। तो इसलिए रूस पहली एक जंग में फंसा हुआ तो खुल के टक्कर नहीं ले रहा, लेकिन अब ये सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं कि रूस ने वहाँ पे उनको बहुत सारे पुर्जे या दूसरी सपोर्ट दी। और आपने ये भी देखा होगा कि एक ईरान का एक बहरी जहाज था जो कैस्पियन सी से रूस के इलाके से ईरान की तरफ सामान लेकर आ रहा था, और उसमें बताया जा रहा है कि असलहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ा खुला सबूत है ना कि रूस कुछ ना कुछ असला जो था वो ईरान को सप्लाई कर रहा है। तभी उस यूक्रेन ने उस पर एक मिसाइल मार के उस जहाज को तबाह किया था। तो जहाज डूबा नहीं, लेकिन उसको नुकसान पहुंचा था। तो चीन का अभी तक कोई ऐसा हमें सबूत डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन चीन ने बहरहाल कुछ ना कुछ असला जो है या चिप्स तो है ना, या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो ये दे रहा है। तो एक लिहाज से ये दोनों मुल्क जो हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुल के नहीं ऐलान कर रहे, वही कर रहे हैं जो कोई भी एक आम मुल्क कर सकता है। मिसाल में चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, उससे ये बात पहले ही से कह रखी है कि अमेरिका की जो पाबंदियां चीन पर आयद होंगी वो उनको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि चीन जो अपना तेल खरीदता रहेगा। तो इस लिहाज से चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन करते हैं, लेकिन खुलेआम उसके साथ कोई फौजी ताउन या खुल के जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी ईरान के लिए काफ़ी, क्योंकि ईरान ने खुद ही जंग लड़ी है और ईरान ने आप देखिए इतनी सारी कुर्बानियां दी हैं, इतना नुकसान उठाया है। तो इस नुकसान का मतलब जो है ये चीन और रूस दोनों जानते हैं कि अगर ईरान ने इतना नुकसान उठाया है इस जंग को जीतने में, तो ईरान इसकी कीमत सबसे लेगा, चीन और रूस से भी लेगा। आप भी कहते हैं कि इसका सियासी इख्तिताम ही होना है और मज़ाकरात पर ही बात खत्म होगी। तो अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात का एक सीरियस दौर शुरू होता है, तो आपको लगता है कि इसराइल इसको अभी भी रोकने की कोशिश करेगा? देखिए, इसराइल तो मेरा नहीं ख्याल रोक सकता है, नहीं रोकता। असल में इसराइल की ताकत ये नहीं है कि इस मुआहदे को रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। इसराइल की असल ताकत अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर है। वो अमेरिका के अंदर फसाद फैला सकता है। आप देखिए, अभी एक मिशिगन में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ग्रुप जो है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्टिस्ट एक कैंडिडेट है अब्दुल सैयद, उसने इलेक्शन लड़ा था पार्टी के अंदर की टिकट हासिल करने का। अभी ये जो सेनेट का इलेक्शन है वो नवंबर में होने, लेकिन पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को नामजद करती है, उसके लिए पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उनको प्राइमरीज कहा जाता है। तो उसने प्राइमरीज का इलेक्शन लड़ा अब्दुल सैयद ने, और उसके प्राइमरीज के इलेक्शन के में उसको हराने के लिए एपेक ने, यानी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो कि इसराइली लॉबी है, उस सिर्फ एपेक ने $30 मिलियन दिए और पूरी इसराइली लॉबी ने मिलकर $70 मिलियन, पहले मैं 60 समझ रहा था, लेकिन बर्नी सैंडर्स ने कहा कि नहीं, $70 मिलियन इन्होंने खर्च किए थे अब्दुल सैयद को हराने के लिए, इसराइली लॉबी ने। लेकिन अब्दुल सैयद ने कमाल ही कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कमाल किया ना कि अमेरिका जहाँ पे पैसों से सारा काम होता है, वहां पे अवाम ने खड़े होकर उसका चंदे से, अपने चंदे से उसको वोट, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्टिस्ट धड़ों ने उसको कैंडिडेट नामजद करवा के उसको टिकट दिलवाई है। तो अभी ये इलेक्शन का होना नवंबर में, हम देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं वोट ये जीतेगा, लेकिन बहरहाल टफ टाइम है, इलेक्शन जब होगा हमें पता चलेगा। तो ये जो इसराइली लॉबी की ताकत है, ये है असल ताकत। आप देखिए, मार्को रूबियो जो इस वक्त बिल्कुल इसराइल का कुत्ता बना हुआ है, बिल्कुल दुम हिला के इसराइल की बातें दोहरा रहा होता है। यानी उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो भी आइंदा का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो वो उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को अपनी नॉमिनेशन हासिल करने के लिए इसराइली लॉबी की जरूरत है। तो लिहाजा वो इस वक्त बिल्कुल उनका पूडल बना हुआ है, का बच्चा जो था पिल्ला बना हुआ है, जो हुक्म दो वो उनके लिए डांस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है।
जबकि उसके बरक्स जेडी वैंस जो है वो इसराइल से थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, एक टफ पोजीशन ले रहा है। तो ये असल में लड़ाई है अमेरिका के अंदर की, जहां पे इसराइली लॉबी और इसराइली लॉबी के खिलाफ जो एक धड़ा उभर रहा है, जो कि जेडी वैंस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लड़ाई ये है असल में। तो अगर फर्ज की जेडी वैंस की टिकट मार्को रूबियो को मिलती तो वो इसराइली लॉबी की फतह होगी, और अगर जेडी वैंस को टिकट मिलती है अगले इलेक्शन में, जो कि 2030 में होंगे, तो फिर यानी 28 में होंगे, सॉरी, तो वो कामयाबी जो है वो होगी उसकी जेडी वैंस की। तो ये मतलब हम, वरना इसराइल के पास अब वो ताकत नहीं है कि वो यहाँ पे हमला करके अमेरिका को मजबूर करे कि हम हमला कर रहे हैं ये, और ईरान पर तो हमारे साथ लड़ो। क्योंकि अब अगर इसराइल ने हमला किया ईरान पर बराह रास्त, तो ईरान ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि अब वो हाल होगा, क्योंकि इंटरसेप्टर्स कम हो गए। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा कि अब मैं ईरान पर हमला नहीं करूंगा, मैं उन पर इकोनॉमिक प्रेशर डालूंगा उन पर? वो इसलिए कह रहा है कि वो लड़ भी नहीं सकता है। जिस सदर ने तमाम असला, इतना ज्यादा असला जो है, इस तरह के एमुनिशन की डिप्लीशन अमेरिका की कभी भी नहीं हुई है। वियतनाम वॉर में नहीं हुई थी, अफगानिस्तान की वॉर में इस तरह की डिप्लीशन नहीं हुई थी, अफगानिस्तान की इराक की वॉर में इतनी डिप्लीशन नहीं थी जितनी कि इस जंग में हुई है डिप्लीशन। इंटरसेप्टर्स तो उनके आधे से भी कम रह गए थे। तो ये सारी डिप्लीशन जो है जिस सदर ने इस्तेमाल कर ली है, अब उसको अमन का क्यों ख्याल आ रहा है? अमन की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि अब आप लड़ नहीं सकते। ज़ाहिर है एग्जॉस्ट हो गए ना, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सकलान साहब, आपकी बात से मुझे वो याद आया, वो आजकल शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा हो कि एक जापानी आदमी था, उसने कई करोड़ रुपए खर्च करके खुद को कुत्ते का रूप दे दिया। तो एक बंदा उस पर तज्जिया करते हुए दिखाई दिया, उसने कहा कि आलमी ताकतों और सियासत में बहुत सारे ऐसे मौके हो सकते थे जिससे पैसे खर्च किए बगैर आप ये काम कर सकते थे। तो बात तो सही है कि उसने अपना रूप बदले, लेकिन और आपने जो कहा है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं दुनिया में जहाँ पर ये किया जा सकता है। और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी इनसाइटफुल बातें भी बताई और ये क्लियर भी किया कि ईरान एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, बल्कि ईरान का अभी भी मौक़िफ़ क्लियर है कि वो अमेरिका को ये कह रहा है कि रियायत दें और बात करें, बात माने, लेकिन साथ साथ ईरान इज स्टैंडिंग टॉल विद ऑल द थिंग्स के उनका प्लान बी और प्लान सी क्या है, लेकिन मज़ाकरात पर ही बात ख़त्म होगी, मगर कब, इसका सवाल किसी के पास नहीं है। और अभी हमें इसलिए भी कुछ मीम्स नज़र नहीं आ रही क्योंकि अमरीकी सदर के कोई नए बयानात भी सामने नहीं आ रहे। तो लेट्स सी कि बात कहाँ पर जाकर रुकेगी, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। एक और प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।